गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जैसे बात की थी कि टाइप्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में, एक्टिव इम्यूनिटी में भी हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल्स, इसी तरह हम पैसिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल्स। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिव रखती है, क्लियर, और वो एंटीबॉडीज का क्या करती है? सिंथेसिस करती है, प्रोडक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शंस करती है। तो इस नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब कभी भी हमें जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह हो जाता है, एक बार ऐसा बोलते हैं ना, स्मॉल पॉक्स वगैरह अगर एक बार दोबारा वो नहीं होता तो हमारी बॉडी में उसके लिए क्या हो जाती है? एक्टिव इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। तो ये तो दोबारा वो डिजीज नहीं है, तो वो तो नेचुरल तरीके से दोबारा वो नहीं होता, वो आ गया नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में। आर्टिफिशियल्स में क्या होता है कि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह लेके लाइव या किल हो सकते हैं, उनसे वैक्सीन तैयार करते हैं और वो बॉडी में डाले जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल वैक्सीन BCG जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए डाले जाते हैं। तो वो आ गए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी जो हम रिसीव करते हैं, जैसे कि इसमें जैसे नेचुरल में कौन सा है, जैसे कि जो बेबी के अंदर जो इम्यूनिटी जो 6 महीने वो मिल्क फीड होता है, उसको मदर फीड कराती है उसको, तो वो उसको क्या करता है, उस बच्चे को मिल्क के थ्रू जो उसकी एंटीबॉडीज उसमें जो चाइल्ड को मिल रही है वो किस में आएगी? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। खुद की इम्यूनिटी नहीं है लेकिन वो उसको रिसीव कर रहा है, क्लियर, प्लेसेंटा के थ्रू। उसके बाद है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा कि जैसे कि हम स्नेक वगैरह बाइट कर जाता है, तो हम जो इंजेक्शंस, जिस पर्सन को स्नेक बाइट किया है तो उसको वो इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो स्नेक के जो एंटीजेंस, जो उसके अंदर एंटीजेंस गए हैं उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाए। तो ये किस में आएगा? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि अगर स्नेक की बात करें तो जैसे कि स्नेक की बात हो गई, या फिर हॉर्स वगैरह में, हॉर्स से भी हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी तैयार करते हैं, क्लियर। अब है जो इम्यून रिस्पॉन्स है, 2 टाइप से है। एक तो है ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा है सेल मीडिएटेड। तो हम इसका एक थ्योरी डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू। एंटीजेंस ने एंटर किया बॉडी के अंदर। एक साइड तो क्या हो सकता है कि कुछ जो बी सेल्स हैं हमारे, वो बिकम प्लाज्मा सेल्स हो जाएंगे, बन जाएंगे, और वो क्या प्रोड्यूस करने लग जाएंगे? एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। एंटीबॉडी रिएक्ट्स, अब वो एंटीबॉडी किससे रिएक्ट करेगी? एंटीजन से। इसी तरह दूसरी साइड अदर जो बी सेल्स, वो क्या करते हैं? उस चीज को रिमेम्बर, एंटीजन्स को रिमेम्बर करके रखते हैं, और उसमें क्या करें, जो हमारी मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स जो ऑलरेडी जो उस चीज को पहचान लेती है कि हाँ ये वापस अगेंस्ट ये जो डिजीज हुई है, तो मेमोरी सेल्स उसको पहचान लेती है और फिर उसके अगेंस्ट क्या करती है? एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या करती है? एंटीजेंस वगैरह बनाने लगती है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप्स का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? सेल मीडिएटेड। अब सेल मीडिएटेड में क्या होता है कि एंटीजेंस ने एंटर की, उसके बाद सेल प्रोड्यूस मैनी मोर टी सेल्स दैट आर सेंसिटाइज टू द एंटीजेंस। ये सेल्स क्या बहुत ज्यादा टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक तरफ कुछ जो टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दीज टी सेल्स ऑल्सो स्टिमुलेट इन्फ्लामेटरी, उसको डिस्ट्रॉय करके इसका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देते हैं। दूसरी साइड क्या होते हैं कि वापस वही कि जो अदर सेल्स हैं वो उसको रिमेम्बर करते हैं, वही मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल मीडिएटेड तो कहाँ होती है? टी सेल में। और जो ह्यूमरल है वो उसको हम बी सेल्स, जो हमने टी सेल और बी सेल लिम्फोसाइट्स पढ़े, टी सेल्स और जो बी सेल्स लिम्फोसिस्ट हैं, ये क्या हैं? प्राइमरी ऑर्गन्स। इनको प्राइमरी ऑर्गन जो लिम्फोसिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्राइमरी ऑर्गन फिर सेकेंडरी ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहां जाके ये जैसे स्प्लिन वगैरह हो गया, जैसे थाइमस, बोन मैरो तो प्राइमरी हो गया लिम्फोसिस्ट, उसके
बोन मैरो एंड थाइमस। अब ये तो हो गया प्राइमरी। अब ये सेकेंडरी, जैसे स्प्लिन हो गया, लिम्फ नोड्स होगी, ये जो इनकी जो रिसेप्टर सेल्स, जो सरफेस सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसिस्ट, एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शंस करते हैं। तो ये है लिम्फोसिस्ट। उसके बाद है कि वैक्सीनेशंस एंड इम्यूनाइजेशंस। तो वैक्सीनेशंस और इम्यूनाइजेशंस, वैक्सीन का मतलब ये होता है, वैक्सा मतलब काउ, ये काउ वर्ड्स कहाँ, अगर हिस्ट्री की बात करें तो वैक्सा का मतलब काउ यहाँ पे क्यों है कि साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, तो वो एक गांव था, वहां पर वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को तो स्मॉल पॉक्स हो रहा है, कुछ को काउ पॉक्स, और ये देखा कि जिनको काउ पॉक्स है उनको बाद में स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, लेकिन जिनको स्मॉल पॉक्स है उनको बाद में काउ पॉक्स हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया था, एक आर्टिफिशियल तरीके से, एक 8 साल का बच्चा था, उन्होंने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया था। एक्सपेरिमेंट से ही उन्होंने एक आर्टिफिशियल वैक्सीन बनाई थी। तो वहीं से एक हिस्ट्री, इसलिए इसको फादर ऑफ वैक्सीनेशंस भी बोलते हैं एडवर्ड जेनर को। और साथ में इसकी जो हिस्ट्री की बात करें, जो लुइस पास्चर हैं, लुइस पास्चर ने सबसे पहले जो डॉग है रेबिज रुबेला, उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो इंसर्ट की थी। उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से बनाई थी और लुइस पास्चर ने उसको इंसर्ट किया था, फर्स्ट चेक किया था हिस्ट्री में। तो वैक्सीनेशंस और इम्यूनाइजेशंस, वैक्सीन्स का मतलब, दोनों का हमें फर्क समझेंगे। वैक्सीन्स तो क्या होती है, हम कोई भी एंटीजेंस वगैरह हैं उसके अगेंस्ट, कोई डिजीज है उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवा के, और वो वैक्सीन उससे, वैक्सीन का मतलब उस चीज से फाइट करना, उसके उस चीज जो एंटीजेंस है, जो डिजीज है, उसको किल कर देना, उसको वहां से बिल्कुल वैनिश कर देना, फिनिश कर देना, उस डिजीज से पूरा बचाव कर लेना। क्लियर। अब जैसे कि, और जो वैक्सीनेशन, उस प्रोसेस को की जो वैक्सीन है उसको इंट्रोडक्शंस करना किसी भी इंडिविजुअल्स में, उस प्रोसेस को किसी डिजीज के अगेंस्ट, उसको हम वैक्सीनेशंस, इंजेक्शंस वगैरह, वैक्सीन्स वगैरह देते हैं, उसको हम वैक्सीनेशंस बोलते हैं। और इम्यूनाइजेशंस का मतलब होता है कि ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। वैक्सीनेशंस का मतलब तो उस चीज में वैक्सीन्स का इन्वॉल्व करना, और इम्यूनाइजेशंस का मतलब कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शंस करवाना। क्लियर। अब है कि ये जो टाइप ऑफ वैक्सीन है, अलग अलग टाइप, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, जो हमें किसी किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिम्स वगैरह से लेते हैं। लाइव वैक्सीन जैसे कि BCG वगैरह, जो भी पैथोजेंस वगैरह से, जो लिविंग पैथोजेंस है उनसे लेते हैं। क्लियर। टॉक्सोइड्स, जो जैसे कि डायप्थीरिया टॉक्सोइड, टेटना टॉक्सोइड, जो भी माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो टॉक्सोइड रिलीज करते हैं, उनसे ही उस वैक्सीन को बनाना। क्लियर। कॉम्बिनेशंस वैक्सीन वो होती है जैसे कि काफी 2-3 वैक्सीन का मिला के, जैसे DPT, डायप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, तीनों की वैक्सीन एक साथ दे देना। क्लियर। और उसके बाद है कि ये जो वैक्सीन्स हैं, ये अलग अलग जनरेशन, इनके अलग अलग जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में तो हो सकता है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या होता है, हम जेनेटिक इंजीनियर, जो RDT रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, DNA टेक्नोलॉजी है, या जेनेटिक इंजीनियर का मतलब यहाँ है कि हम उसको आर्टिफिशियल नेचुरल दोनों तरीके से उसको क्या हमने लैब वगैरह में उसकी वैक्सीन्स का प्रिपेयर कर लेना, और फिर वो इंट्रोडक्शन, एक जैसे कि उसकी मल्टीपल्स ऑफ वैक्सीन्स बना लेना। क्लियर। कुछ मेथड से, कुछ टेक्निक्स के थ्रू, वो आएगी सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या आएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स होती हैं वो केमिकल्स के थ्रू, सिंथेटिक वैक्सीन्स होती है। इसमें हम ये हाईली प्योरीफाइड होती है। एग्जाम्पल के लिए लिया गया जैसे कि वैक्सीन अगेंस्ट डायप्थीरिया। क्लियर। और कुछ वैक्सीन हैं जैसे कि एड्स वगैरह की वैक्सीन है, हर्पस, लेप्रेसी, इनकी जो वैक्सीन हैं वो अंडर अभी स्टडी है, अभी इनकी उस पर चल रहा है। उसके बाद है कि इम्यूनाइजेशन और प्रेगनेंसी की कौन कौन सी वैक्सीन है वो सेफ हैं या नहीं है। तो जैसे कि बताया गया, स्मॉल पॉक्स वगैरह वैक्सीन सेफ नहीं है, और कुछ सेफ वैक्सीन है जैसे टेटनस, हेपेटिस बी वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन हैं। उसके बाद जैसा कि आपने सुना होगा कि
कि कुछ बेबीज जो चिल्ड्रन है, हम उसको देखते हैं कि 6 महीने के अंदर उसको वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसको 1 साल 2 साल 3 साल उसकी कुछ, जब वो चाइल्डहुड में उसका टाइमिंग पीरियड होता है, इस टाइम उसको ये टीका लगेगा, फिर 3 महीने बाद ये टीका लगेगा, तो वो सब क्या होते हैं, उसकी बॉडी में ऑलरेडी वैक्सीन्स दी जाती हैं, जैसे कि BCG, DPT, हेपेटिस बी। क्लियर। अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो है एलर्जी। एलर्जी का मतलब जैसे कि आपको पता चल रहा है कि एज यूजुअली हम यूज करते हैं कि ये एलर्जी क्या है, एक हाइपर सेंसिटिविटी होती है। हाइपर सेंसिटिव का मतलब ये यहाँ पे है कि जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, या हमारी बॉडी में क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह की एंट्री से हमारी जो बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, कोई भी पर्सन फॉरेन सब्सटेंस से। अब ये कौन है जो ये एलर्जी करते हैं? तो एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं? पोलन वगैरह हो सकते हैं, स्पोर्स हो सकते हैं, फैब्रिक्स हो सकते हैं, हीट, फूड से किसी को एलर्जी होती है, बैक्टीरिया एलर्जी कर रहे हैं, ईचिंग वगैरह होने लगती है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि अगर हमारे आईज में एलर्जी होने लग जाती है तो रेड हो जाती हैं, स्किन पर एलर्जी हो जाती है तो वहां से रेडिस हो जाता है, ईचिंग होने लगती है हमें। क्लियर। तो ये जैसे अस्थमा वगैरह हो गया तो उसका रेस्पिरेटरी में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम। और काजेज क्या है कि जो हमारी, जैसे हमने बात की थी आईजी एंटीबॉडी है, वो उसकी जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल लो हो जाती है, उसकी वजह से हम क्या गए, इम्यून सिस्टम हमारे एंटीबॉडीज नहीं बन पाती, एलर्जी की एंटीबॉडीज नहीं बन पाती है, और जिससे हम इसके शिकार हो जाते हैं। कुछ डिजीज के नाम जैसे कि हे फीवर, अस्थमा, एम्प्लियोक्सिस। हे फीवर में ये क्या होता है कि इन दिस एलर्जिक फॉर्म दिस इज स्वोलन, फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, और इसमें क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या होता है, इनके एलर्जिक डिसऑर्डर होते हैं, और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, या तो हम उसका एड्रेनल या एंटीहिस्टामिन्स वगैरह लें, स्टीरॉइड्स लें। और अस्थमा वगैरह में क्या हो जाता है कि वो जो लंग्स वगैरह हैं वो स्वेल्प कर जाते हैं, जो हमारी ट्यूब्स है, और उसमें ब्रीथिंग करने में दिक्कत होती है, इसके लिए हम एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का हम देते हैं इसमें डिजीज में। एनाफ्लेक्सिस क्या है? एनाफ्लेक्सिस में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी है, जैसे कि इसमें किसी एंटीजेंस के कांटेक्ट में आती है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आती है, तो वो क्या कहते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है। यहाँ पेंसिलिन वैसे तो एंटीबायोटिक्स है, लेकिन पेंसिलिन अगर ये हेप्टेंस के कांटेक्ट में आती है, तो हेप्टेंस क्या है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है, और वो एक प्रोटीन की तरह काम करता है, लेकिन वो क्या करता है कि एक कैरियर का काम करता है। जब ये हेप्टेंस के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये एज ए एंटीजेंस काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। उसके बाद है कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एंटीहिस्टामिन्स, एड्रेनलिन, स्टीरॉइड्स, ये हम कैसे यूज करते हैं, एज ए एलर्जिक के रिस्पॉन्स में, जो एलर्जिक में हमारी हेल्प करते हैं उनमें यूज करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, डिजीज से, हमारी खुद की इम्यूनिटी जो हमें किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी हमारी फेल हो जाती है, हमारे खुद के सेल पर अटैक करने लग जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए लिया गया है कि जो रिनोटेड आर्थराइटिस है, ये क्या होती है, जिसको हम गठिया बोलते हैं, इसमें जोड़ों में क्या होते हैं, ये हमारे जो लिगामेंट्स जो बोन्स को जोड़ के रखती है वो कमजोर होने लग जाती है, और हाथ और पैरों में स्टार्टिंग में पेन होने लग जाता है। क्लियर। और भी एग्जाम्पल है जैसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। क्लियर। तो इसमें क्या हो जाता है कि कई बार तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी खुद का जो सिस्टम होता है, खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है, उस पर ही अटैक करने लग जाती है। क्योंकि जैसे रेडोनेट आर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो वीक होने लग जाती है। इम्यून सेल्स वीक होने लग जाएंगे तो उसमें क्या होता है, इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी। क्लियर। और उसके बाद जैसे बता रखा है कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल्स और फॉरेन इनको पहचान लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी कई बार ऑटो इम्यूनिटी क्यों रिस्पॉन्स नहीं करती, या तो कुछ जेनेटिक वजह से या कुछ और रीजन हो सकता है, जो सेल्फ ही वो खुद के सेल पर अटैक करने लगती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जब हम ऑटो इम्यूनिटी काम नहीं करती तो ऑटो इम्यून डिजीज। क्लियर। थैंक यू। हैव अ गुड डे।